जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं B2B न्यूज झारखंड और झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए हर रोज देखें B2B न्यूज झारखंड, ताकि आप हर खबर से अवगत रहे और बिना शर्म किए अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में शीतलहर का कहर, 9 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं के कारण राज्य के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। बीते 24 घंटों में गुमला राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान मात्र 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और कई इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलने की अपील की है। CGL 2023 पास युवाओं को बड़ी सौगात, 30 दिसंबर को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के CGL 2023 उत्तीर्ण युवाओं को नए साल से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 30 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 2015 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दे दिया है। CGL परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत के निर्देश के बाद 3 दिसंबर को परिणाम जारी किया गया, जबकि 8 दिसंबर को नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम जारी होने के बाद संबंधित विभागों ने सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी की। इसके बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने पर नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय की गई। CGL परीक्षा के तहत कुल 847 अभ्यर्थी सहायक सचिव पद पर, 293 कनिष्ठ सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 योजना सहायक, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी संभावित सुनवाई से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं आया है। पेसा कानून पर जश्न, CM हेमंत से मिला आदिवासी प्रतिनिधिमंडल। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पेसा कानून को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी और ग्राम सभाओं को उनका वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसी भावना को आगे बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। CM हेमंत ने कहा कि झारखंड बलिदानों की धरती है। राज्य गठन से पहले और बाद तक आदिवासी समाज ने अनेक संघर्ष झेले हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी और मूलवासी समाज को उसका हक और सम्मान मिले। पेसा कानून इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो गांवों को सशक्त बनाएगा और विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे, तभी राज्य भी मजबूत होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब तक लगभग 10,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति दे चुकी है और आगे भी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और समर्थन सरकार को और मजबूती देता है। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, सचिव रूपचंद केवट, मुन्ना मिंज, प्रकाश अंश, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव जलेश्वर उरांव, कोषाध्यक्ष बिरसा उरांव, उपाध्यक्ष सोमे उरांव, जिला अध्यक्ष सोमदेव उरांव और संरक्षक सुधु भगत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पेसा कानून पास होने पर झामुमो ने मनाया जश्न, रांची में गूंजे ढोल नगाड़े। पेसा कानून को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजधानी रांची में जश्न मनाया। शुक्रवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, रंग गुलाल और मिठाइयों के साथ खुशी जाहिर की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम ने किया। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के लागू होने से आदिवासी और मूलवासी समाज को उनका वास्तविक अधिकार मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया है। राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ मांझी ने कहा कि पेसा कानून से ग्राम स्वशासन को मजबूती मिलेगी और ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। ये कानून आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक कदम है और इससे जनजातीय क्षेत्रों में सशक्तिकरण की नई राह खुलेगी। मुस्ताक आलम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने केवल वादे किए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आते ही पेसा कानून को लागू कर आदिवासी समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ मांझी, अंतु तिर्की, पवन जेडिया, हेमलाल मेहता, अश्विनी शर्मा, वीरू तिर्की, धर्मेंद्र सिंह, रामशरण विश्वकर्मा, वीरू साहू, रतीश द्विवेदी, अंकिता वर्मा, अफरोज आलम, फरीद खान, मधु तिर्की, आरिज खान, जनक नायक, डॉक्टर चिंतामणि सांगा, मंटू लाला, चामू बैंक सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीबी ग्रामजी एक्ट वापस ले, मनरेगा बहाल करे केंद्र, कमलेश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार विद्वेष की राजनीति कर रही है और ग्रामीणों से उनका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने और उसकी जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी ग्रामजी एक्ट लागू करने का कड़ा विरोध किया। शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता था, जबकि नया कानून पूरी तरह बजट आधारित है और इससे गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मनरेगा को तुरंत बहाल किया जाए और वीबी ग्रामजी एक्ट को निरस्त किया जाए, ताकि ग्रामीणों को उनका संवैधानिक हक, रोजगार और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गरीब, किसान और मजदूर के हित में खड़ी रही है। केंद्र सरकार की नीतियां गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से रोजगार की गारंटी खत्म हो जाएगी और ग्रामीण आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के 140वें स्थापना दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को झारखंड भर में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके लिए जिला इकाइयों को झंडे और प्रचार सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह, वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद, अशोक चौधरी, अजय सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा, आनंद बिहारी दुबे, खगेन चंद्र महतो, अमित श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कर्तव्यहीनता पर डीसी सख्त, राजस्व उप निरीक्षक निलंबित। जिले में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने चिनिया अंचल में पदस्थ राजस्व उप निरीक्षक विनोद कुमार रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार चिनियाई प्रखंड भ्रमण के दौरान एक स्थानीय नागरिक ने उपायुक्त को लिखित शिकायत दी थी।
शिकायत में बताया गया था कि वह अपनी पैतृक जमीन की रसीद कटवाने के लिए पिछले 4 महीनों से संबंधित कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद रसीद नहीं काटी जा रही थी। साथ ही कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल जांच कराई। जांच में सामने आया कि राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय से अनुपस्थित थे, जबकि उपस्थिति पंजी और ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी हाजिरी दर्ज थी। संपर्क करने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। मामले को अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता मानते हुए उपायुक्त ने झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के तहत निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय भवनाथपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही चिनियाव अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे मामले से संबंधित आरोप पत्र तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी रंका के माध्यम से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह जेल से रिहा, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह शुक्रवार को रांची सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। रिहाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक उनके हिंदपीढ़ी स्थित आवास के बाहर जुट गए। समर्थकों ने आतिशबाजी की और नारेबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि भैरव सिंह कुछ समय से एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और जय श्री राम व भैरव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। रिहाई के बाद भैरव सिंह ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान आतिशबाजी के कारण कुछ समय के लिए इलाके में हलचल रही। वहीं रिहाई के बाद उनके एक समर्थक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा की गई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटर गिरफ्तार, रंगदारी वसूलने पहुंचे थे जेवर कारोबारी के पास। पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक ज्वेलरी कारोबारी से रंगदारी वसूलने और फायरिंग की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला निवासी मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी के रूप में हुई है। एसपी रीशमा रमेशन के अनुसार बीते 21 दिसंबर को मेदिनीनगर के एक ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोचा। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों को गैंगस्टर प्रिंस खान का नंबर सोशल मीडिया के जरिए मिला था। नाजीम पहले ज्वेलरी दुकान से खरीदारी कर चुका था और उसी बिल से कारोबारी का मोबाइल नंबर मिला। इसके बाद प्रिंस खान से संपर्क कर रंगदारी की साजिश रची गई। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले दोनों ने दुकान की रेकी की थी। संदेह से बचने के लिए वे पास की एक केक शॉप में भी गए थे। सीसीटीवी फुटेज में उनकी गतिविधियां कैद हुई हैं। गिरफ्तारी के दौरान एक पाइप भी बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल डर फैलाने के लिए किया जाना था। एसपी ने बताया कि प्रिंस खान ने नाजीम के खाते में 24,000 रुपए एडवांस के तौर पर भेजे थे। पुलिस ने संबंधित बैंक खाते को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि रंगदारी की रकम में से 20% हिस्सा उन्हें मिलना था, जबकि शेष रकम प्रिंस खान को दी जानी थी। पुलिस ने बताया कि मुर्तजा ऑटो चालक है और किराए के मकान में रहता था, जबकि नाजीम पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। समय रहते कार्रवाई कर पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया। जनता की समस्याओं पर संघर्ष ही राजनीति की असली पहचान, डॉक्टर पवन कुमार पांडेय।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पवन कुमार पांडेय ने कहा है कि राजनीति का मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं को उठाना और उनके समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करना है। यदि जनता के हितों की अनदेखी होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची राजनीति है। डॉक्टर पांडेय शुक्रवार को मानगो डिमना क्षेत्र में आयोजित एनसीपी जिला इकाई की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना हर जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जब तक आम लोगों की परेशानी दूर नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी का उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ना है। बैठक के दौरान संगठनात्मक विस्तार पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर गोलमुरी मंडल के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि नए नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी और अधिक मजबूत होगी। कार्यक्रम मानगो डिमना क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का संचालन मानगो नगर निगम क्षेत्र प्रभारी तन्मय सरकार ने किया, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी सौरव ओझा ने निभाई। इस अवसर पर अनवर हुसैन, जितेंद्र मिश्रा, तेजपाल सिंह टोनी, मनोज मल्हान, विनोद सिंह, कन्हैया अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीसी मनीष कुमार ने सदर अंचल कार्यालय की नई व्यवस्थाओं का किया शुभारंभ। गुड गवर्नेंस वीक के तहत पाकुड़ सदर अंचल कार्यालय में नई सुविधाओं की शुरुआत की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने नवनिर्मित मनिया कक्ष, ऊर्जा कक्ष और हेल्प डेस्क का फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंचल कार्यालय परिसर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि एक ओर जहां जिले में क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर अंचल कार्यालय में की गई यह पहल आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। उपायुक्त ने बताया कि महिलाओं के लिए मैया कक्ष, आगंतुकों के लिए ऊर्जा कक्ष और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था से अब कार्यालय अधिक जनहितैषी बन गया है। इससे आम लोगों को बेहतर और सहज सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने अंचलाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह की व्यवस्थाएं आने वाले 1 से 2 महीनों में जिले के सभी 6 प्रखंडों में लागू की जाएंगी, ताकि प्रशासनिक सेवाएं और अधिक प्रभावी बन सकें। 31वीं राष्ट्रीय जूनियर थांग-ता चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। यह प्रतियोगिता 22 दिसंबर से 3 दिनों तक चली। झारखंड थांग-ता संघ के अध्यक्ष रंजीत केशरी ने बताया कि रांची की कौशिकी सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता, जबकि पलामू के रेहान कादरी और धनबाद की कशिश कुमारी ने कांस्य पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 14 खिलाड़ी 14 शामिल हुए थे, जिनका नेतृत्व रामस्वरूप हेमब्रम ने किया। सभी पदक विजेताओं को संघ के संरक्षक सुनील कुमार, अध्यक्ष रंजीत केशरी, महासचिव मनोज शर्मा, कोच ममता पांडे और सोना मोती कुमारी ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड में सोना चांदी महंगा, खरीदारी से पहले जान लें ताजा भाव। झारखंड में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं, जिससे ग्राहकों की जेब पर असर पड़ सकता है। रांची में 22 कैरेट सोना आज 1,29,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 24 कैरेट सोना 1,35,610 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। अन्य शहरों की बात करें तो बोकारो में 22 कैरेट सोना 1,30,000 और 24 कैरेट 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
जमशेदपुर में 22 कैरेट सोना 1,27,650, जबकि 24 कैरेट 1,39,360 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। देवघर में 22 कैरेट सोना 1,39,360 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। 1,26,766 और 24 कैरेट 1,38,290 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। खरीदारी करने वालों को सलाह दी गई है कि वे हॉलमार्क जरूर जांचें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी होता है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जाता है। रांची विश्वविद्यालय का कैलेंडर पूरी तरह फेल, रिजल्ट में महीनों की देरी। रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राज्यपाल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद परीक्षाओं के परिणाम 5 से 6 महीने की देरी से जारी हो रहे हैं। इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है और पूरा शैक्षणिक सत्र गड़बड़ा गया है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी कोर्स का सत्र समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर छात्र महीनों से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। एमसीए, पीजी, डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं समय पर हुईं, लेकिन परिणाम 4 से 6 महीने बाद जारी किए गए। नियमों के अनुसार जिन परीक्षाओं का परिणाम कुछ हफ्तों में आ जाना चाहिए था, वे आधे साल बाद घोषित हुए। इससे छात्रों का अगला सेमेस्टर, दाखिला और करियर तीनों प्रभावित हो रहे हैं। कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें छात्र अब तक डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई ठोस जवाब आया है और न ही सुधार की ठोस योजना सामने रखी गई है। सत्र विलंब, परीक्षा में देरी और शिक्षकों की कमी के कारण छात्र लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। शैक्षणिक सत्र की यह अव्यवस्था अब छात्रों के भविष्य पर सीधा असर डाल रही है, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। झारखंड में टेक होम राशन संकट, 13 लाख लाभुक परेशान। झारखंड में पिछले 2 महीनों से टेक होम राशन की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे राज्य के करीब 13 लाख लाभुक प्रभावित हो रहे हैं। कई जिलों में यह स्थिति 3 से 4 महीने से बनी हुई है। इसकी वजह पुराने आपूर्तिकर्ता का अनुबंध समाप्त होना और नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी न होना बताया जा रहा है। टेक होम राशन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। राज्य में लगभग 1,66,000 गर्भवती महिलाएं, 36,000 स्तनपान कराने वाली माताओं और 1,60,000 से अधिक 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। 1,17,000 धात्री महिलाएं और करीब 10,50,000 छोटे बच्चे इस योजना से जुड़े हैं। राशन की आपूर्ति बंद होने से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को पोषण नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताया है। सबसे अधिक असर कुपोषित बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें अतिरिक्त पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में कुपोषण अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 39.6% बच्चे कुपोषित हैं। वहीं 22% बच्चे कम वजन के हैं और 67.5% बच्चों में एनीमिया पाया गया है। सरकार ने हालात को देखते हुए टेक होम राशन की आपूर्ति दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पुराने 3 आपूर्तिकर्ताओं को अगले 9 महीनों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार 20 जनवरी के बाद राशन वितरण फिर से शुरू होने की संभावना है। टेक होम राशन में दाल, मूंगफली, गुड़ और स्थानीय अनाज से बना फोर्टिफाइड पोषाहार शामिल होता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। साथ ही 14 से 18 वर्ष की कुपोषित किशोरियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है। पर्ल और ऑर्किड की 12वीं मंजिल पर लगी आग, मचा हड़कंप। रांची के पुराना अरगोड़ा इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पर्ल और ऑर्किड अपार्टमेंट के 12वें तल्ले पर अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे भवन में धुआं फैल गया, जिससे वहां रहने वाले लोग घबरा गए और आनन फानन में अपने फ्लैट छोड़कर बाहर निकल आए।
घटना के दौरान कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। आग की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज मानी जा रही है। वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। राष्ट्रपति द्वारा 28 से 30 दिसंबर तक बदलेगा राजधानी का ट्रैफिक रूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर राजधानी रांची में 3 दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। ये व्यवस्था 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट से लोक भवन तक के मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इस रूट पर 85 से अधिक प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही मुख्य सड़कों से जुड़ने वाली 75 से अधिक बाइलेन को भी चिन्हित किया गया है। एयरपोर्ट से लोक भवन जाने वाले मार्ग पर 3 दिनों तक ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा 300 से अधिक अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। 28 दिसंबर की शाम उड़ान भरने वाले यात्रियों को शाम 4:30 से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। वहीं 29 दिसंबर की सुबह की उड़ानों के लिए यात्रियों को सुबह 7:30 तक एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत दी गई है। इधर 29 दिसंबर से गुमला जिले के रायडीह में 2 दिवसीय कार्तिक जत्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष फगन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। 30 दिसंबर को जत्रा के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहेंगे। भोपाल धनबाद के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने भोपाल और धनबाद के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। 11631 और 1632 नंबर की यह ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इस नई सेवा से झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, जिससे यात्रियों का समय और सफर दोनों आसान होंगे। भोपाल धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से रात 8:55 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 पर धनबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं धनबाद भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से सुबह 7:20 पर रवाना होकर 8 बजे धनबाद पहुंचेगी। शाम 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह सेवा रविवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। यह ट्रेन सिंगरौली, चोपन, रेणुकूट, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, बरकाकाना, रांची रोड, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कतरासगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे कोयला उद्योग से जुड़े कर्मियों, व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन में आधुनिक आईसीएफ कोच लगाए जाएंगे और इसका रखरखाव भोपाल में किया जाएगा। फिलहाल इसे विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा, जिसे आगे चलकर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। लोहरदगा डीसी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी, लोगों को भेजे जा रहे भ्रामक संदेश। लोहरदगा जिले में असामाजिक तत्वों ने उपायुक्त कुमार ताराचंद के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। इस फर्जी आईडी के जरिए लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर सीआरपीएफ का पुराना फर्नीचर बेचने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह फर्जी और भ्रामक जानकारी है। उपायुक्त की ओर से ऐसा कोई भी संदेश या सोशल मीडिया अकाउंट संचालित नहीं किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा न करें और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दें। प्रशासन ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है और फर्जी आईडी बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध संदेश की तुरंत सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा चुके हैं। प्रशासन ने एक बार फिर नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम से आने वाले संदेश की सत्यता जांचे बिना उस पर विश्वास न करें। रांची विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स के लिए आवेदन शुरू। रांची विश्वविद्यालय में सत्र 2025-27 के लिए पीजी व्यावसायिक और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों की यूजी सेमेस्टर 4 या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अभी आना बाकी है, वे रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश के लिए मेरिट सूची बाद में जारी की जाएगी। यदि सत्र शुरू होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो नामांकन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। चयन के दौरान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वेटेज दिया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनके पास झारखंड सरकार द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होंगे। नामांकन के समय सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रहेगा। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दावा स्वतः निरस्त माना जाएगा। आवेदन और नामांकन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन चांसलर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने और पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।